वेलकम बैक व्यूअर। 1930 के दशक में ब्रिटिश राज के दौरान एक ग्रामीण एनलिसन ईसा अपने गांव में जाति संबंधी मुद्दों के कारण सम्मान हासिल करना चाहता था और ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था। इसका विरोध उनके बड़े भाई सेंगनान उर्फ सेनिगोलन करते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। ईसा की मुलाकात एक डॉक्टर और शाही राजा राजाधिपति की भतीजी वेलमाथी से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि वह किसी और से प्यार करती है और उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, वह उसके बारे में भूल जाता है। वह जल्द ही सेना में शामिल हो जाता है और अंग्रेजों द्वारा सैनिकों के जन्म के नाम का उच्चारण करने में सक्षम नहीं होने के कारण उसे मिलर नाम दिया जाता है, लेकिन वह खुद को कैप्टन मिलर बताता है। अपने कई मिशनों में से एक में ईसा को अपने सेना मित्रों रफीक और सेम्बट्टा उर्फ स्टीफन के साथ उनके जनरल बुलर द्वारा एक सार्वजनिक सभा में निर्दोष और असहाय स्वतंत्रता सेनानियों को गोली मारने के लिए मजबूर किया जाता है। जब सैनिक स्वतंत्रता सेनानियों के शवों का निपटान कर रहे थे, स्टीफन ने अपराधबोध से आत्महत्या कर ली, जिससे ईसा को बुलर को मारने के लिए प्रेरित किया गया। बाद में वह आत्महत्या का प्रयास भी करता है, लेकिन रफीक उसे रोकता है और उसे सेना छोड़कर अपने गांव वापस जाने के लिए कहता है। ईसा अपने गांव लौटता है और उसे पता चलता है कि सभा नरसंहार में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उसका भाई भी मारा गया था। गांव वालों ने उसे डांट फटकार कर गांव से बाहर निकाल दिया। क्रांतिकारियों के एक समूह और अंग्रेजों के बीच झड़प के दौरान ईसा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों को मारने में मदद करता है और उनके समूह में शामिल हो जाता है। ईसा और समूह ने सफलतापूर्वक अंग्रेजों के खिलाफ एक और हमला किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे गोली मार दी गई। वह फिर से वेलमथी से मिलता है, जो उसका इलाज करती है, और उसे पता चलता है कि उसके पति की भी सभा में मृत्यु हो गई थी। वह ईसा को अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नर के बेटे रिले को मारने के लिए कहती है। इस बीच ब्रिटिश सरकार को राजा राजाधिपति से एक बहुमूल्य रत्न के बारे में पता चलता है, जो 600 साल पुराना है, और राजाधिपति के मंत्री कनाकसबाई की विवेकपूर्ण मदद से इसे जब्त कर लेता है, जो मंदिर के देवता शिव के नीचे रत्न के स्थान का खुलासा करता है। हालांकि राजाधिपति अपने लिए रत्न चाहता है और इसके बारे में कुछ भी बताए बिना ईसा को इसे पुनः प्राप्त करने के लिए कहता है। वह अपने बेटे राजकुमार जयवर्धन से भी पूरे ऑपरेशन को देखने और उसे और उसके क्रांतिकारी समूह को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद मारने के लिए कहता है। ईसा ने इसे अंग्रेजों से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया और रिले को मार डाला, जो रत्न चुराने में भी शामिल था और उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार था जिसमें ईसा सेना में रहने के दौरान शामिल था। हालांकि ईसा रत्न ले जाता है और सीलोन भाग जाता है क्योंकि उसे राजाधिपति की योजना का एहसास होता है। जनरल एंड्रू वेंडी के आदेश के तहत अंग्रेजों ने उसके ठिकाने का खुलासा करने के लिए कुछ ग्रामीणों को यातना दी और मार डाला। अगली सुबह वह रत्न के साथ गांव लौटता है और वेंडी और उसके लोगों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करता है और ग्रामीणों को यातनाएं देता है और मार डालता है। भारतीय सैनिक सब कुछ छोड़कर ईसा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनका कहना है कि वेंडी वीरावनलूर से 700 सैनिकों की सेना के साथ लौटेंगे। वेलमाथी और अन्य लोग ग्रामीणों की रक्षा करते हैं और राजाधिपति को मार देते हैं, जबकि ईसा जयवर्धन को मार देता है। ग्रामीण अंततः मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि राजाधिपति के परिवार ने उन्हें 600 वर्षों तक प्रतिबंधित कर दिया था। ईसा और क्रांतिकारी सेना पर हमला करते हैं और बाद में रफीक और सेनिगोलन द्वारा उनकी सहायता की जाती है, जो वास्तव में अभी भी जीवित हैं और अंडमान में एक अन्य क्रांतिकारी समूह का हिस्सा है। ईसा और क्रांतिकारियों ने रफीक और सेनिगोलन के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को हराया और गांव की रक्षा की।
रत्न को वापस मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य ईसा, रफीक, सेनेगोलन और अन्य क्रांतिकारियों पर भारी इनाम जारी करता है। उपसंहार में राजाधिपति की बेटी राजकुमारी शकुंतला एक धूर्त कनागा सबाई से अपने पिता और भाई की मौत में वेलमाथी की भागीदारी के बारे में जानती है। वह उससे ईसा, रफीक, सेनेगोलन और अन्य क्रांतिकारियों से बदला लेने के लिए निकलती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।